हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, थोड़ा सा टाइम मिला, फ्री हैं आज हम, तो सोचे कि यूट्यूब पर अपनी जो फैमिली है उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया है। और मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि मैं भी इस स्टेज तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन सभी साथियों की मदद से, जितने भी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मदद से, मेरे अपने रिलेटिव्स, दोस्त और जो भी मेरे जो साथी हैं उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया। और आशा है आप आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहोगे। तो साथियों, मैं आज कहना चाहता हूँ, उन साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग्स जो देखते हैं और लाइक करते हैं, जो हर रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, ताकि आगे भी आप ऐसे ही मेरा ब्लॉग्स, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, डांस सभी इसी तरह से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से पता नहीं हम कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितने जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हम भी उन्हें देख रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सबका मेरी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ साथियों। और साथियों, काफ़ी दिन से जैसे माइंड का उसमें स्ट्रेस रहता था, दबाव रहता था, और जब से हम यूट्यूब पर आए हैं तो साथियों माइंड फ्री रहते हैं, कोई दबाव वगैरह नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहता। मेरा एक साथी है, उन्होंने मेरे को काफ़ी बार गाइड किया, भाई दिनेश आप ऐसे स्ट्रेस में मत रहा करो, आप यूट्यूब पर आओ। वो लगातार मेरे को काफ़ी कहते रहे। उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल है वो बनाया हुआ है और वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हरदम मेरे को गाइड करते रहते हैं, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, आप लोग बनाओ, अब कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, अब ये बनाओ। वो जहाँ भी रहते हैं हमें गाइड करते रहते हैं, फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि एक वो इंसान है जो मेरे को इस लाइन में लेके आए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ साथियों। और साथियों, ये यूट्यूब है, ये बहुत ही अच्छा एक वर्क है, जॉब है। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूरत होती है साथियों, बट टाइम टू टाइम जैसे ही हमारा टाइम स्पेंड होता है इसमें, टाइम जितना भी हम टाइम लगाएंगे उतना ही हम बेहतर और बेहतर रहेंगे और इससे अर्न भी होता है साथियों।
इससे बहुत अच्छा खासा अर्न होता है, बट इसमें टाइम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 2 या 3 घंटे लगभग इसमें टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हमारे ब्लॉग्स भी बन सकें। और मैं मेरे जो यूट्यूब है उस पर काफ़ी लोगों के जो हैं वो चैनल हैं, मैं उनके ब्लॉग्स देखता हूँ, तो मैंने उनसे काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ उनसे। मैं भी शुरू में जैसे 1 या 2 महीने पहले ये ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकता था, और अब भी अच्छी तरह से परिपक्व नहीं हुआ हूँ। ये तो टाइम जितना हम इसमें स्पेंड करेंगे उसमें उतना ही निखरते जाएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने की, और उसमें अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच देने की, ताकि लोग देखें अच्छी तरह से और उनको भी, हमें भी कुछ नॉलेज बढ़े। और हमारी जो मोटिवेट हैं, हम जो टॉपिक उठाते हैं यूट्यूब पर, ज़्यादातर तो हमारे जैसे हमारी संस्कृति के हिसाब से ही हम जो हैं शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं और लॉन्ग वीडियो भी बनाते हैं। हमारी संस्कृति की जैसे काफ़ी ब्लॉग्स हैं हमारे, 2 या 3 ब्लॉग्स काफ़ी तो नहीं हैं उसमें, जैसे हमारी संस्कृति के हिसाब से ही हम यूट्यूब पर अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। और जैसे जो हमारे पारंपरिक जो लोकगीत हैं, हरियाणवी लोकगीत हैं, और जो हमारी कल्चर से संबंधित जो भी लोकगीत हैं, उन पर भी हम काफ़ी वीडियो 2-3 ब्लॉग बनाए हैं, जिससे हमारी संस्कृति है वो जीवित रहे। पुरानी संस्कृति जितनी भी हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो साथियों, हमारे ब्लॉग्स हैं 2 या 3, जिसमें हमारे गीत हैं, हमारे जो बड़े बूढ़ी जो औरतें हैं उन्होंने गाए हुए हैं। हमारी दादी माँ है, उनके साथ मिलकर भजन गाए हुए हैं। एक गणेश वंदना है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें भजन हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों कि सभी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं और बाहर से भी जो देख रहे हैं, जैसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वो भी जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथियों देखें और हमारा भी सहयोग करें, और थोड़ा सा कमेंट्स के द्वारा हमारा मनोबल है, आत्मविश्वास है, उनको बढ़ाने का कष्ट करें साथियों, ताकि हम आपके सहयोग से थोड़े से और ऊपर जा सकें यूट्यूब पर। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, और अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखें, उसको हमेशा जीवित रखने की कोशिश करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको देख सके साथियों, और वो भी इस तरह के, जैसे आजकल पहले सिस्टम होता था ब्याह शादियों में, विवाह में, शादियों में गीत गाते थे लोग, एक दूसरे के घर आते थे, काफ़ी 100-150 की संख्या में लेडीज़ होती थी, वो इकट्ठी हो जाती थी, तो अच्छे अच्छे गीत गाते थे, बहुत से प्रोग्राम होते थे जो शादी में होते थे। लेकिन साथियों, अब जैसे ही हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, तो आज सिस्टम बहुत आधुनिक सिस्टम आ गए, जैसे संगीत के लिए डीजे सिस्टम है वो आ गया, तो डीजे बजा देते हैं और इसकी आवाज़ में किसी को कुछ भी सुनाई भी नहीं देता, और इससे काफ़ी हमारे जो डीजे से जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर, जैसे कि हार्ट बीट है उस पर डीजे की आवाज़ से जो साउंड है उसकी साउंड से काफ़ी जो है हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, और जो हार्ट के मरीज़ हैं वो तो डीजे के पास रुक ही नहीं सकते साथियों, क्योंकि
जो डीजे की धमक होती है उससे बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है हमारे जो हार्ट है उस पर। तो और जैसे ही हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है तो ये जो सॉन्ग्स हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, उस पर बूढ़ी औरतें हैं वो भी नाचने लग जाती हैं। मैंने एक बार देखा था साथियों, एक दादी माँ थी, उसके पोते का विवाह था, शादी थी, तो डीजे पे सॉन्ग था वो बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है। तो साथियों वो उसकी दादी माँ है, उस पर डांस करने लग रही और उस लड़के की तरफ अपना हाथ कर रही, आज मेरे यार की शादी है। तो साथियों इससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले जो गीतों पर लोग नाचते थे, लेडीज डांस करती थी, वो तो अब काफ़ी विलुप्त हो गई साथियों, दिखाई नहीं देते। जैसे विवाह शादियों में भी हम ज़्यादातर देखते हैं 4, 5 और 10 लेडीज़ जोर मार के बैठती हैं, क्योंकि जो हमारी जो बड़ी बूढ़ी थी वो उनकी पीढ़ी अब ख़त्म होने जा रही है, और जो हमारे जो देसी जो लोकगीत हैं, हमारी जो कल्चर है वो विलुप्त होने के कगार पर है। और 1-2 लेडीज़ हैं जो आज जो पिछले यानी कि 60-70 साल की जो है, 70 साल तक की जो लेडीज़ है वो ही जो बचे कुचे जो नहीं हैं, जो हमारे जो संस्कृति के जो गीत हैं उसको उनके पास से ज़रूर सीख सकते हैं। वरना जो आज की हमारी न्यू जनरेशन है, जैसे 30 साल से नीचे और 30 साल से ऊपर, उनके पास तो हमारी जो ये ओल्ड सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, उसके कोई गीत भजन कुछ भी नहीं है। भजन होते थे अच्छे अच्छे, चेतावनी शब्द होते थे अच्छे अच्छे, जो ढोलक पर तबले पर बजाए जाते थे। आज वो सभ्यता बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। तो साथियों मैं तो और कुछ ज़्यादा न बोलते हुए संस्कृति के बारे में, हमारी जो गीत लोक संगीत है उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भी हो सके अपने जो संस्कृति है, हमारी हरियाणवी कल्चर है, उसको बचाए और उसको ऊपर उठाने के लिए अपनी माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो पुराने जो लोकगीत होते थे, भजन होते थे, उसको ऊपर उठाए फिर से, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 4-5 साल की जो न्यू जनरेशन अब उठने लग रही है, उनको भी पता चले कि कैसे क्या होता है। भाई हमारी जो पहले संस्कृति में क्या क्या होता, पहले जो फेरे होते थे लड़की की शादी में, फेरे होते थे शादी में, तो वहाँ पर लेडीज़ बैठी हुई होती थी और लड़के का जो पिताजी होता है उसको काफ़ी अच्छे गीत सुनाती थी और उसको काफ़ी बोल मारते थे गीतों के द्वारा, और पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन आज तो डीजे बजा देते हैं, डांस फ्लोर लगा देते हैं, वहाँ पर कूदने लग जाते हैं, बस वो कुछ नहीं आना जाना। चाहे किसी की लड़ाई हो रही हो, चाहे कोई किसी को मार के डाल जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो यही है सिस्टम कि भाई अपना पुरानी सभ्यता को बचाए रखें। एक तो हम इसके बारे में जो संस्कृति हमारी लोक संगीत की संस्कृति है उसके बारे में काफ़ी वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और एक हम हैं जो हमारी जो बड़ी बड़ी माताएं बहनें होती थी, वो सुबह सुबह उठ करके अपने घर में झाड़ू निकालती थी। तो आजकल तो ऐसा है, सुबह उठी चाय पी और अपना और कुछ ध्यान में रह जाता, बस ये करने लग जाते हैं। सबसे पहले भाई अपने इधर पहले बूढ़ी औरतें होती थी, वो काफ़ी दूर तक पूरे जो हमारे घर के आसपास जितनी भी जो बड़ी बड़ी गलियाँ होती थी उनको अच्छे से बाहर के आती थी। जैसे पहले तो जो तुलिया होती थी, जो देसी भाषा में तुलिया बोलते हैं, उनको काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे क्या होती हैं, और इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है भाई उनको और क्या बोलते हैं। उनकी झाड़ू होती थी, एक जो
हमारे पहले झुंडे होते थे, उनकी जो वो होती थी उनसे निकालते थे, उनको तुड़िया बोलते थे। तो उनसे जो झाड़ू निकालते थे तो बहुत सुंदर और अच्छा भूरा भूरा रेत होता था, तो इतना सुंदर हो जाता था कि इसमें बस आराम से बैठे रहे, ठंडा ठंडा रेत लगता था, तो बहुत सुंदर लगता था उनसे जो झाड़ू निकालती थी औरतें। तो वो सिस्टम है। और एक जो हमारी माताएं बहनें सुबह उठ करके, इनमें से कोई अपना माताएं बहनों के लिए ज़रूरी नहीं है, अपने जो साथी हैं भाई भाई लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह जो कीड़ी नाल होता था उसमें जो डालते थे, आटा वगैरह डालते थे, दलिया डालते थे, वो भी काफ़ी अब कुछ % लोग रह रहे हैं जो पिछली जो जनरेशन के हैं, जो 70 से 80 साल के बीच में जो जनरेशन है, वही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ही लोग हैं जो इसको अभी कर रहे हैं साथियों। तो हम भी उनकी जो संस्कृति है उनको विलुप्त न होने देने के कारण मैं यूट्यूब पर हमारी लगभग वीडियो हैं, 2 वीडियो लगभग होती हैं, तो मैं और मेरी मैडम है वो दोनों डाल के आते हैं ताकि ये संस्कृति बनी रहे। और इससे काफ़ी जो हमारा जो ये एक हिंदू देश है तो इसमें काफ़ी वेद शास्त्र होते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार जो पंडित लोगों के अनुसार जो होता है भाई, इसको कीड़ियों को आटे डालने से हमारे जो काफ़ी दुख दर्द हैं वो दूर होते हैं। तो साथियों इनका तो पता नहीं होता है या नहीं, पर लोग जो कर रहे हैं, हम भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कर गए उनकी पैड पर हम पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं ताकि हमारा भी टाइम है वो ऐसे निकल जाए साथियों। तो सभी लोगों से मैं अपने यूट्यूब फैमिली के जितने भी मेंबर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप भी ऐसे ऐसे जो काम है, जो धर्म का काम होता है उसको काफ़ी बढ़ावा दे, और जो गरीब लोगों को भाई जितनी सहायता हो सके वो सहायता कीजिए, जहाँ तक संभव हो जाए भाई अपने से जो बचता हो, और दान देने का जो भी भाई मन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको दे ताकि उनको भी 2 टाइम की रोटी मिल सके। तो काफ़ी लोग हैं भाई जो रोडों पर मिलते हैं, उनको भोजन के लिए पैसे भी नहीं होते, जैसे काफ़ी अपाहिज लोग होते हैं जो कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, और वो एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। तो साथियों मैं उनसे सभी साथियों से निवेदन करता हूँ भाई उन लोगों की मदद ज़रूर करें। जैसे काफ़ी अंधे लोग होते हैं, काफ़ी बार अपन ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेनों में काफ़ी सफ़र में काफ़ी लोग मिलते हैं, जैसे अंधे लोग होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं जो घूम फिर नहीं सकते साथियों, उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और जो हमारे आवारा पशु हैं जैसे गाय की बहुत ही कम डिमांड है। पहले हमारे तो प्रत्येक घर में गाय होती थी साथियों, जिससे ये उसका जो गाय का दूध है साथियों वो बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो सभी लोग स्वस्थ भी रहते थे साथियों, और उससे कोई रोग भी नहीं होते थे। और आजकल टाइम ऐसा आ गया, अगर आप 1000 घरों में देखेंगे तो 1000 घरों में से मात्र ही 10% भी कहाँ 2% घरों में हमारी जो गौ माता है वो आपको मिलेगी साथियों। तो मेरा रिक्वेस्ट है जहाँ तक भी हो उसके साथियों अपने अपने जो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो गांव में रहते हैं और उनके पास कोई कमी नहीं है, जैसे बांधने के लिए भी काफ़ी परेशानी होती है साथ ही, जैसे शहर में जो लोग होते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे वो कुछ भी रख नहीं सकते, जैसे पशु तो रख ही नहीं सकते क्योंकि रहने की जो ज़मीन है उसी में अभाव रहता है। तो पशु बांधने के लिए तो उनके पास कहाँ से
ज़मीन आएगी और पशुओं को रखने के लिए भाई कम से कम भी 100-200 गज ज़मीन तो होनी चाहिए साथियों। तो मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूँ जो भी साथी भाई इस लायक हैं, जो काफ़ी लोग हैं जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, 500 एकड़ है, जिसके पास 10-15 एकड़ ज़मीन है, वो भी तो एक गौ माता रख सकता है साथियों। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से भाई गौ माता की सेवा करें। जैसे हमारा वीडियो है, हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें हम हर रोज़ गौ माता को जैसे रोटी वगैरह देते हैं, उसको दलिया वगैरह भी खिलाते हैं। और जहाँ तक भाई जैसे भी हो उसके हमारा जितना भी जो धर्म है, जहाँ तक हम कर सकते हैं वो साथियों हम कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये करें भाई, उनमें आत्मविश्वास बनाए रखें अपना, और ना हो सके अपनी गौ माता का जो है उनकी इज्जत करें और उनको जैसे आवारा गऊ हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, यानी पिछले 1-2 महीने से काफ़ी गर्मी हो रही है। जहाँ भी अगर आपके दरवाजे के सामने आए तो उसको भाई पानी की सुविधा ज़रूर कराए, या 1 या 2 बाल्टी पानी उनको दिखाएं ताकि वो पी ले, क्योंकि वो बेज़ुबान हैं, वो बोल तो सकते नहीं भाई हम पानी पिएंगे, हम चारा खाएंगे, हम रोटी खाएंगे। तो भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और कह सकते हैं भाई हमें अब ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है। तो ये बेचारा जो हमारा पशु हैं, ये बेजुबान पक्षी हैं, पशु हैं, ये बोल देख तो सकते हैं, सुन भी सकते होंगे, सुन भी सकते हैं, पर ये कह नहीं सकते भाई हमारे ये तकलीफ़ है, हमें पानी पीना है, हमें रोटी खानी है, हमें भूख लगी है, हमें बुखार है, हमें जुकाम है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसको भगवान ने हमें वो शक्ति दी है जिससे हम फील कर सकते हैं भाई आज ये ठीक है या नहीं है, ये भूखा है या प्यासा है। तो सभी साथियों से निवेदन है साथियों भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितनी भी जो गौ माताएँ हैं हमारे दरवाजे के सामने आती हैं, उनके लिए जैसा हो उसके पानी की व्यवस्था करवाए और उसके जो चारे की जो सुविधा है वो करवाए, ताकि बेचारी ये भी अपना जीवन निकाल सके। मैं देखता हूँ काफ़ी जो गौएँ हैं वो इधर उधर भटकती रहती हैं साथियों, उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है साथियों। तो मैं सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी साथी मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भी ये हम जो कर रहे हैं जैसे कीड़े पाउडर डाल रहे हैं, इनसे हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत सा लाभ होता है, हमारे शारीरिक लाभ भी होता है और आर्थिक लाभ भी बताते हैं जो शास्त्रों के अनुसार जो भी हैं वो होता है। और गौ के पूजन से इसमें हमारे हिंदू संस्कृति में लिखा हुआ है भाई जो गाय माता है इसमें हमारे 36 करोड़ देवी देवता बता रहे हैं, तो इसमें इसका निवास है, जिनका निवास है। तो गौ माता को रोटी सुबह सुबह जो हम पहली रोटी पोते हैं, हमारे घर वाले हैं जो मम्मी हैं भाई जो पहली रोटी पोती हैं, हमारी मसीज हैं वो रोटी पोती हैं। पहली रोटी जो होती है वो गाय की रोटी होती है और एक रोटी तो अवश्य ही गाय के लिए सुबह ज़रूर दे ताकि सविता बनाए रहे और हमारे घर में भी जो किसी भी प्रकार का कुछ तकलीफ़ है तो वो गाय को देने से काफ़ी ठीक ठाक होता है। बोलते हैं लोग जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो दादा परदादा थे वो बोलते थे, तो हम उसी प्रक्रिया के दौरान हम भी चल रहे हैं साथियों। जैसे
भाई कहते हैं भगवान है पर देखा किसी ने नहीं है, पर जो भी है वो है, ये देवी शक्ति है, इसको हम मानते हैं। ये एक हमारे इस पास ही रहता है, इधर उधर रहता है। हमारी आत्मा और परमात्मा जो भी है वो भगवान का ही रूप होती है साथियों। तो मैं सभी साथियों से पुनः निवेदन करता हूँ साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई आए और ये इसमें कीड़ियों को हटा डाले, लोगों को उनकी हेल्प करें, उनको उनकी पानी की व्यवस्था बनाए रखे और अपने अपने घरों की छतों पर पानी की व्यवस्था ज़रूर बनाएं। जैसे ये जो पक्षी हैं इनके लिए पानी की व्यवस्था बनाए रखें, ताकि गर्मी हो या सर्दी हो, पानी की तो ज़रूरत होती है साथियों। ताकि इसमें ये पक्षी हैं ये पानी पीते रहें और इनको भी बेचारों को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। पानी के साथ साथ जैसे कुछ अन्न डाल दिया, दाने डाल दिए, गेहूँ बाजरा जो भी है वो डाल दे साथियों। अगर आसपास हमारे घर के पास कोई मंदिर है तो उस मंदिर में डाल दे, क्योंकि मंदिरों में काफ़ी कबूतर आते हैं, चिड़िया आती हैं और चिड़िया गौरैया जिसको बोलते हैं। तो साथियों आज हम देख रहे हैं, तब हम थे 7-8 साल के थे तो काफ़ी मात्रा में इनकी जो संख्या होती थी गौरैयों की, ये बहुत भारी संख्या में होते थे। और आज का जो टाइम है आज हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं साथियों। काफ़ी जो पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं साथियों। और जैसे काफ़ी संख्या में पहले इधर मोर होते थे, तो मोरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी साथियों। और हम बच्चे थे तो जो मोर हैं वो अपने शायद सावन या इसी महीने में अगस्त और सितंबर महीने में, शायद इसी महीने में या शायद इसी महीने में वो अपनी जो पंखें होती थी, जो पाँख होती थी मोर की, वो छोड़ते थे। तो हम सुबह सुबह उठते थे साथियों और दौड़ के जाते थे इधर उधर। तो हमारे प्लाट होता था, एक प्लाट में काफ़ी मात्रा में एक तो नीम का पेड़ था और 2 सिरस के पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़ थे। उस पे मोर बैठते थे काफ़ी संख्या में, कम से कम 10 से 15 की संख्या में मोर बैठते थे। तो हम सुबह सुबह दौड़ के आते, भाई चलो मोर की पंख हैं उसको उठा के लेके आएंगे। तो काफ़ी मात्रा में हमें मिलती थी, 10 से 15 मात्रा की संख्या में वो पंखे हम उठा कर लेके आते थे। तो उनको हम रखते थे और उसको बेचते थे। जैसे साइकिल पे आते थे काफ़ी लोग, एक छोटी छोटी टाइप की फोटोएँ होती थी, जैसे देवी देवताओं की होती थी, हीरो की होती थी, जैसे अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, जो फिल्मी इंडस्ट्री जो हीरो हैं हीरोइन हैं उनकी फ़ोटो होती थी। तो वो पंखों में वो फोटोएँ लेते थे हम साथियों। तो वो टाइम था 95, 1995, 96, 97 का टाइम था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बदल गया साथियों। और आज टाइम है मोर हमें 1 या 2 की मात्रा में संख्या में हम देख रहे हैं, बहुत काफ़ी दिनों में देखने को मिलता है साथियों। वो भी इतने दिनों में देखने को मिलता है, बहुत ही हम देखने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलता वो हमें। तो साथियों इनको जैसे ये मोर हैं ये भी एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है, क्योंकि ये तो एक क्या है, इससे जो मैं एक जो भी लोग मेरा हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कोई भी सुन रहा हो, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। जैसे काफ़ी जगह पर हमें बिजली के जो तार हैं वो उनकी वजह से जैसे खुले तार पड़े रहते हैं। और सरकार से निवेदन है, जो आज हमारी प्लास्टिक की जो रबड़
जो वो है उसकी परत चढ़ा रखी है, मोटे तार आ रहे हैं, वायर आ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुरवाने का, वो ही लगवाने का, डलवाने का कष्ट करे, ताकि जो हमारे ये वन्य जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, इन ये बच जा सके। मोर काफ़ी मात्रा में हमारे घर के आसपास हमें देखा है। वैसे खुले तार हैं, ये तार नहीं है अभी, जो ये वायर हैं रबड़ वाली जिस पर परत होती है, ये तार अभी तक नहीं आए हैं। 10 या 15 की संख्या में ट्रांसफार्म पे जैसे छत से उड़ के जाते हैं, दूसरी छत पे जाते हैं, तीसरे जाते हैं, कहीं पेड़ पर जाते हैं, तो इनसे ये भारी जानवर होने के कारण ये उड़ नहीं सकते, ये कम ऊंचाई पर जाते हैं साथियों, तो ये उन तारों में फंस जाते हैं और लाइट आ जाती है, आने के कारण ये करंट लगने से इनकी मौत हो जाती है साथियों। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई डिपार्टमेंट से भी और सामने हमारी सरकार से भी कि भाई ये जो तार हैं, ये प्लास्टिक वायर में जो रबड़ की परत है, मोटी वायर आने लगी है आजकल, इसमें सरकार भी काफ़ी उजागर हो रही है, क्योंकि काफ़ी संख्या में तो कोई 1-2 गांव बचे हुए हैं जहाँ ये नहीं डले हैं, खुले तार हैं, और वो भी टाइम जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है उनका टाइम आएगा, वहाँ लग रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो प्लास्टिक की परत वाले जो टायर वायर है वो लगवा रहे हैं, जिससे इससे भाई कोई वो नहीं हो, इससे कोई साइड जीव जंतु भी न करंट से किसी की मृत्यु हो, और न ही हमारे जो साथी हैं, मैं काफ़ी संख्या में मैं लगभग पढ़ता था, शायद 10वीं में था, तो हमारा एक PTI सर होते थे महिपाल यादव बवाना से, तो वो खेती भी करते थे, उनका अपना धंधा होता था खेती का। तो साथियों एक दिन वो चले गए अपने खेत में, छुट्टी थी उस दिन, संडे वाले दिन था, संडे का दिन था, तो वो चले गए खेत में लाइन पलटने के लिए, जो खेतों में जो अपने फसल में लाइन पलटते हैं वहाँ चले गए वो, और उन्होंने पाइप उठाया और ध्यान दिया नहीं, क्योंकि तार काफ़ी नीचे आए हुए थे, ढीले हो रखे थे, और वो तार था वो 11,000 वोल्टेज की थी, पता नहीं 21,000 की थी, उस वोल्टेज की तार उनके खेत से गुजर रहे थे। तो साथियों वो अनहोनी हो गई। जो पाइप में जो एल्युमिनियम का पाइप होता है, उसमें कुंडी होती है लोहे की, वो लोहे की कुंडी थी, और वो उसमें तार में ही अटक गई और वो वहीं पर चिपक गया। तो अगले दिन हम गए स्कूल में साथियों, तो प्रेयर का टाइम था, प्रेयर होने लगी, सभी स्टूडेंट इकट्ठे हुए प्रेयर के लिए, टीचर आए, उन्होंने लाइन वगैरह बनवाई, तो बोले भाई एक बहुत बड़ी दुख घटना है। बोले स्टूडेंट बोले क्या हुआ सर? तो बोले जो ऐसे ऐसे हमारे महिपाल यादव जो PTI होते थे, वो बिजली के करंट के लगने के कारण उनका ऐस में ही आकस्मिक निधन हो गया। तो उनके लिए तब ये सुना तो सभी छात्रों के, स्टूडेंटों के काफ़ी दुख हुआ। इतने अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ भाई कुछ ध्यान, हम अपना समय भी लगाए, और कुछ सरकार है जो हमारी सहायता कर रही है, जितना हो रहा है वो सहायता कर रही है और काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। और ये जो रबड़ वाले वायर है जिसमें रबड़ की परत चल रही है, वो वायर काफ़ी संख्या में तो गांव में पहुंच गई। जैसे बिजली विभाग ने एक उज्ज्वल योजना चलाई हुई है, उज्ज्वला योजना के तहत ये स्कीम भी है, हर घर में, हर गांव में ये जो है प्लास्टिक रबड़ की परत वाले वायर है, इससे न तो किसी की जंतु जीव जानवर की करंट लगने से जीवन समाप्त होगा, और न ही हमें जो साथी हैं कोई भी है जो जिनके साधन होने होती है, जो हो गई वो तो अलग बात है, और आगे न हो इसके लिए हमारी सरकार है वो काफ़ी प्रयास कर रही है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये जो काफ़ी पुरानी स्टोरी थी, ये पंखों वाली, मोर पंखों वाली, ये
बताई है आपको। तो वो टाइम था काफ़ी, हमारे जो साथी थे, हमारे भाई बहन थे, हैं, अब भी हैं, जो अब तो बड़े हो गए हैं, बहनें थी वो शादी कर दी हैं, तो वो फ़ोटो खरीदते थे। और कभी काफ़ी बार तो हमारी लड़ाई भी हो जाती थी पंखों के कारण। कभी वो पहले पहुंच जाता, कभी हम पहले पहुंच जाते, तो बोलते उसने ज़्यादा ले ली, उसने ज़्यादा ले ली। तो साथियों काफ़ी बार लड़ाई हो जाती थी बच्चे के घर। अब तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो साथियों जो बहनें हैं वो काफ़ी दूर दूर उनका रिश्ता कर रखा है, तो साल 2 साल में उनसे मिलते हैं। फ़ोन से तो रोज़ बात हो जाती हैं साथियों, पर मिलते काफ़ी दिन में 6 महीने भी निकल जाते हैं, साल भी निकल जाते हैं। तो साथियों भाई हैं वो अपने अपने धंधे पर, काम पर लगे हुए हैं, बहुत कम टाइम मिलता है साथियों। तो बचपन के दिन थे तो फ़ोटो खरीदते थे उन पंखों से, और साथियों उनसे फिर हम बैठ कर के जैसे पहले ताश खेलते थे बड़े बड़े लोग, तो हम उन फ़ोटो से खेलते थे। माचिस की जो पत्ती होती हैं उनको फाड़ करके उनके ताश बनाते, कुछ फोटो भी होती है तो काफ़ी जैसे मिलाप करते थे, भाई तेरे पास ये आ गई तो तेरे पास, पहले अगर मैंने डाली और उसके बाद उसने डाली तो सेम हो गई, तो पहले मैं उठाऊँगा उन फ़ोटो को, तो वो मेरी हो गई। अगर पहले दूसरा डाल ले और बाद में मैं डालूँ तो वो उसकी हो जाती। तो ये काफ़ी खेल होते थे बचपन में। अब तो बस सीमित रह गए, बस अपने घर तक सीमित हैं, काम पे जाते हैं, आ जाते हैं, बस घर तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, उसमें भी टाइम स्पेंड करना होता है साथियों, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आज के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है साथियों। तो जो भी साथी हैं वो अपने बच्चे का जो वीडियो देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई अपने अपने बच्चों का अवश्य ख्याल रखें, उनकी पढ़ाई के बारे में भी अच्छे से ध्यान रखें। और समय समय पर जैसे पीटीएम होते रहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं, तो जब भी होती है तो स्कूल में अवश्य जाएँ, ताकि हमारे बच्चों के बारे में भी हमें पता चले और उनका रिजल्ट भी पता चले, भाई कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। और आजकल तो लोग हैं जो टीचर हैं स्कूल में एक डायरी देने लग गए हैं साथियों, तो हर रोज़ अपने बच्चों की डायरी चेक करें, भाई क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। तो साथियों शिक्षा के बगैर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, दिहाड़ी और मजदूरी भी नहीं मिलती साथियों। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें कोई दिहाड़ी और मजदूरी भी नहीं ले जाता, क्योंकि कोई ऐसा कोई काम ही नहीं रहा जो एक अनपढ़ आदमी कर सके। आजकल तो हर काम है वो समझदार और पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, क्योंकि मशीनें ऐसी ऐसी आ गई जिसको समझने के लिए कम से कम पढ़ाई तो हमें ज़रूरी है, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, उनके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए। तो साथियों अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ाए, ताकि उनका भी भविष्य आने वाला टाइम है वो अच्छे से निकल सके और वो अपने सेल्फ डिपेंड रह सके, किसी पर डिपेंड न हो, ताकि एक दूसरे के लिए भाई किसी पर डिपेंड न हो, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो साथियों मजदूरी और जो दिहाड़ी है वो भी हर किसी से नहीं होती। काफ़ी जो मशीनें हैं पहले अपने जो हाथ से काम करते थे, अनपढ़ आदमी भी कर सकता था। जैसे पहले हमारे जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था उसमें काफ़ी मात्रा में मजदूर होते थे, लेकिन आज आधुनिकीकरण के कारण एक मशीन होती है जिससे सारा काम वो कर देती है। मसाला बनाना होता है तो मशीन से बनाओ, तो ऊपर जो छत पे डालना हो, छत लगानी हो, लेंटर लगाना हो तो मशीन से लगाएं,
मसाला भी अपने आप बनाएगी और चढ़ाए भी अपने आप की, ऐसी ऐसी मशीन आ गई। और क्योंकि टाइम ही ऐसा आ गया है आधुनिकीकरण का, इसमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनका दिन प्रतिदिन हर रोज़ डायरी वगैरह चेक करते रहें और उनके जो होमवर्क हैं उनको करवाने में उनकी मदद करें। और उनकी बुक्स हैं वो हर रोज़ चेक करें, भाई क्या पढ़ के आए हो, क्या नहीं पढ़ के आए हो, वो अवश्य देखें। जैसे ही हम उनको आदत डालेंगे वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं होते जाएंगे। तो शुरू से ही हमारे जैसे बच्चे हैं उनको हम ऐसी आदत डालें कि वो हमें आकर के बोले पापा आज मम्मी को बोले पापा को, बोले पापा मम्मी को, किसी को बोल दें कि आज हमने ये काम किया, डायरी में ये काम दिया है और आज ये करना है, ये नोट करना है, ये राइट करना है, ये लर्न करना है। तो ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जैसे आदत हम डालेंगे अपने बच्चों को वैसे ही वो उस हैबिट के अनुसार ही ढलते चले जाएंगे। साथियों, जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा जो मटका बनाता है कुम्हार होता है और वो मिट्टी को, जैसे गिल्ली मिट्टी होती है उसको जो रूप देता है ना, उसी का रूप के अनुसार वो ढल जाती है। जैसे मटका बनाते हैं तो वो मटके का रूप दे देता है और वो उसी अनुरूप ढल जाती है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि हम अपने बच्चों को आज इस जनरेशन में जैसे भी हम शिक्षा देंगे, जिसकी जैसे उनकी हैबिट बनाएंगे पढ़ने की, लिखने की, सोने की, उठने की, बोलने की, तो वैसे ही वो चलता जाएगा। तो जैसे कुम्हार ने मटके का रूप दे दिया गिल्ली मिट्टी को तो मटका बन गया और उसको फिर हम हमारी जैसी भाषा में भट्ठी बोलते हैं, उसके अनुसार हम उसमें हम पकाते हैं। पकने के बाद में उस मटके को हम दूसरा रूप नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप, उसको नहीं दे सकते दूसरा रूप। तो कहने का मेरा मतलब है अपने बच्चों को जैसे अभी छोटी बचपन से जैसा ही हम वो करेंगे, उसको आदत डालेंगे वैसे ही बन जाएगी। यानी कि 10-12वीं तक तो हमें उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे आगे चल के कॉलेज टाइम में जो बच्चे समझदार होते हैं, बनने का और बिगड़ने का जो टाइम होता है साथियों, वो होता है स्टैंडर्ड से 6 से लगा लो, 6 स्टैंडर्ड से लेकर और 12 स्टैंडर्ड तक का होता है साथियों। तो हम जैसा रूप देंगे शुरू से वैसे ही वो बच्चे उसके अनुसार ढल जाएंगे। जैसे कुम्हार होता है वो घड़े का रूप देता है तो वो घड़ा बन जाता है, तवे का रूप देगा तो तवा बन जाएगा, गिलास का रूप देगा तो गिलास का रूप बन जाएगा। दीपावली पे हम जैसे दीवे जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो दीपक बनाते हैं तो दीपक के अंदर वो वैसे बन जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे जो देता तो वो वैसे हो जाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छे से पढ़ सके और हंसी खुशी से रह सके। पढ़ लेगा तो अच्छी सर्विस मिल जाएगी, अच्छी सर्विस मिल जाएगी तो अच्छी हंसी खुशी से रह लेगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो खराब होगा तो जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, दुख दर्द होंगे। कोई आज के टाइम में ऐसा है साथियों, अगर पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी लग जाते हैं तो कोई हमें अपने पास बैठा सकता है और हमारे पास आ सकते हैं। तो साथियों, अगर हम नौकरी नहीं लगे, पढ़े नहीं, तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं
और कोई सुनेगा भी नहीं हमारी, और न ही कोई ज़्यादा वैल्यू देगा साथियों। तो साथियों, मेरा भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जो बच्चे हैं उनको जो यूट्यूब में हम जो टाइम दे रहे हैं, उस टाइम के अलावा हम यूट्यूब में भी 1-2 घंटे टाइम देते हैं। इस टाइम जैसे हमने टाइम टेबल बना रखा है, इस टाइम भी हमें अब ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने हैं, इस टाइम पे हमें खाना खाना है, इस टाइम पे नहाना है। तो वैसे ही हमें अपना टाइम टेबल फिक्स करना अपने बच्चों के लिए। भाई जैसे स्कूल गए, सुबह 7:30-8 बजे स्कूल चले जाते हैं साथियों, स्कूल से 2:30 बजे आते हैं, 2:30 बजे आने के बाद में 2:30 से 3 बजे तक स्कूल में सभी बच्चे लगभग यही टाइम है, 3 बजे आते होंगे सभी के बच्चे। तो फिर वो आते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करें, उनको पानी वगैरह के बारे में पूछे और खाना वगैरह के बारे में पूछे। खाना खाने के बाद में 10-15-20 मिनट तक, आधे घंटा मान लो आप, तो आधे घंटे तक कम से कम उनको रेस्ट करने दें। रेस्ट करने के बाद में जैसे खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, तो फिर उनको बोलो भाई बच्चों, बेटो, जो भी हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई आप 2 घंटे 3 से 4, 3 से 5, 4 से 6 जितना भी हो सके भाई अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करो, और जो लर्न करने के लिए है वो लर्न करो, और जो राइट करने के लिए दिया है वो राइट करो। और ठीक है, तो उसके बाद में जो टाइम जो जो होमवर्क है वो कर लिया, तो उसके बाद जो लर्न का काम होता है उसको 1 बार 2 बार लर्न करवाओ। लर्न करने के बाद में उसको जो बच्चे हैं वो कॉपी में याद कर लिया, उन्होंने 1-2 बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय यूट्यूब के साथ साथ अपने बच्चों को भी दें, ताकि उनका भविष्य भी अंधकार में न जाए और उनका भी भविष्य आगे उज्जवल रहे और वो भी आगे चलकर कामयाब रहे। तो मैं शिक्षा के बारे में बस ज़्यादा कुछ न बोलते हुए यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से कि साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे विचार दे, अच्छे गुण दे, ताकि आने वाले टाइम में हमें भी और उन बच्चों को भी कोई परेशानी न हो। ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैं उन बच्चों, उन पेरेंट्सों को जो बहुत बिजी रहते हैं काम में, घर के काम में, जॉब में, उनको कहना चाहूँगा भाई कम से कम 2 या 3 घंटा अपने बच्चों के लिए अवश्य निकालें, ताकि उनकी भी स्थिति हमें पता चले भाई हमारा बच्चा है वो किस कंडीशन में चल रहा है, किस दौर से गुजर रहा है। ठीक है साथियों। तो साथियों, और आपको अगर मेरा विचार कहीं गलत लगे, अच्छा न लगे, तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी ये पता चले कि मैंने बोलने में कहाँ गलती की है और कहाँ नहीं की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई कमेंट्स में बताए कहीं मैंने कोई गलत शब्द अपशब्द तो नहीं बोला, फिर भी जाने या अनजाने में अगर कोई कुछ अगर गलत लगा हो तो कृपया मेरे को बताए। बस मैं यही कहना चाहूँगा शिक्षा के बारे में, और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उनका समय समय पर ध्यान दें, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से, वो भी अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ प्रार्थना करता हूँ भाई बताना अगर कहीं विचार में कोई
अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं साथियों। तो साथियों मैं इतना कुछ बताया है तो उसके बारे में आप भी ज़रूर बताएं साथियों। कहीं कोई गलत तो नहीं बोला मैंने, आपको गलत लगा हो, कभी मेरे विचारों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो प्लीज़ आप बताएं ताकि हम आने वाले समय में कुछ सुधार कर सके साथियों, और अच्छे से अच्छे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। तो साथियों हम अपने YouTube पर ब्लॉग बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है कैसे ब्लॉग बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, और कोशिश कर रहे हैं सीखने की साथियों, ताकि हम भी कुछ आगे बढ़ें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, अच्छे से जिए अपने जीवन को, क्योंकि जीने का अपना अधिकार होता है साथियों। कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, कैसे भी जिए कैसे भी रहे, ये अपना जीवन का अपना अलग अंदाज है, कैसे जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। किसी के बारे में हमें कुछ गलत अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, उनके प्रति रोष नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति गलत किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं रखने चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब अपने अपने के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए कौन क्या करता है साथियों। जो करते हैं सब अपने के लिए करते हैं और अपने लिए करते हैं साथियों। तो हमने शुरुआत की थी हमारे ग्रुप ब्लॉग में, इसमें जैसे यूट्यूब पर हम बनाते हैं बच्चों को स्कूल जाते टाइम की वीडियो बनाते हैं काफ़ी बार, जिसमें देशभक्ति सॉन्ग होते हैं साथियों। देशभक्ति सॉन्ग की हम वीडियो बनाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको हम देश सेवा के प्रति मोटिवेट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए हमारे देश के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो ऐसे गाने सुन करके। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को भाई देश सेवा के प्रति उनका रुझान करना चाहिए, और हमारी देश के प्रति हमें कैसे सजग रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में उनको मोटिवेट करते रहें। हमें उन्हें मोटिवेट करता रहना चाहिए। भाई अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर बनोगे। अगर पहले कहावत होती थी, टीचर्स कहते थे स्कूल में, तब हम प्राइमरी स्कूल में जाते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। खेलना कूदना से भी खराब नहीं होता, जैसे पढ़ने लिखने से तो भाई जो है बच्चे हैं वो ऊपर तो अच्छे पढ़ते हैं तो अच्छी उनको पोस्टें भी मिलती हैं। और आजकल तो टाइम भी आ गया भाई खेलने कूदने से भी ऐसा कुछ बात नहीं है, बच्चों को खेलना कूदना भी तो चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। खेल कूद भी अच्छा है जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहे और स्फूर्ति बनी रहे। आजकल काफ़ी लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन और जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं, स्कूल में करवाते हैं। और वो उस खेल के थ्रू ही आज जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं, फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं, और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद में तो बच्चे बहुत सब ऊँची वाली सीढ़ी में पहुँच जाते हैं। तो खेलना कूदना भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है। खेल कूद के बिना हमारे जो शरीर है उसमें स्फूर्ति नहीं रहती और ऊर्जा भी नहीं बनती। हम काम करते रहते हैं, बस वो काम करने के बाद में घर जाते हैं, घर जाने के बाद में सो जाते हैं, सो के फिर उठ जाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। तो जिसमें हमारे जो शरीर की जो डाइजेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर काफ़ी परेशानियां होती हैं, जैसे फैटी लीवर हो जाता है काफ़ी बार, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है।
तो साथियों हमें जैसे वॉक पे तो जाना चाहिए, वॉक सुबह सुबह शाम दोनों टाइम वॉक पे जाना चाहिए, इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक दोनों पे जाना चाहिए। और काफ़ी दूर तक यानी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक तो जाना ही चाहिए साथियों वहाँ वॉक पे, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता है वो बनी रहे, इम्यूनिटी पावर है वो बनी रहे। पीछे से आपने देखा होगा 2020 में जब कोरोना आया था, तो कोरोना में जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम था वो बहुत कमज़ोर था, तो काफ़ी लोग जो थे वो उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और जिनकी इम्यूनिटी शक्ति थी, नाम जो अंदर की अंदरूनी शक्ति थी, अगर वो मजबूत थी तो साथ ही वो बच गए। कैसे? दवाई से डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया तो बच गए। और जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम था वो डाउन था, उनका भी काफ़ी लोग यानी डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया, बट उनको बचा नहीं पाया, क्योंकि इम्यूनिटी जो सिस्टम था उनका वो कमज़ोर था। क्योंकि ये वे लोग थे जो मात्र काम तक ही सीमित रहते थे, घर गए, ऑफिस आए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस और कुछ नहीं करना। और इनके अलावा हम ऑफिस भी आते हैं, घर जाते हैं, तो इनके साथ साथ हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ इवनिंग वॉक पे जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा करनी चाहिए। क्योंकि योगा करने से भी जो शरीर हमारा बहुत अच्छा बना रहता है साथियों। तो सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा तो ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक जाए, और मॉर्निंग वॉक पे वहाँ पर थोड़ा सा योगा वगैरह कर ले साथियों, तो इससे हमारे शरीर की जो आज शरीर में जो आज हमारे लाखों बीमारियाँ वो पनप रही हैं, कहीं कैंसर हो रहा है, कहीं शुगर हो रही है, कहीं बीपी होता है, कभी लो होता है, कभी हाई हो जाता है। तो साथियों थोड़ा सा हमें घूमना फिरना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को 1 या 2 घंटे खेलने का मौका अवश्य दें, ताकि उनकी जो अंदरूनी और मानसिक जो शक्ति है वो उनका संतुलन बना रहे। तो साथियों ये भी खेल कूद है, ये भी हमारे जो जीवन का है महत्वपूर्ण पार्ट होता है साथियों। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी पेरेंट्स से और जो अपने जो यूट्यूब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई सभी साथी सुन ले, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और खेल कूद में भी उनके साथ खेले, और उनके साथ कुछ 1-2 घंटे का योगदान आप भी दें, क्योंकि जिससे आपका भी संतुलन है, शारीरिक संतुलन वो बना रहे, जिससे हमारा भी जो संतुलन है अंदरूनी जो सिस्टम है हमारा वो भी अच्छे से बना रहे, और बच्चों का भी मानसिक संतुलन, अंदरूनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर वो भी अच्छे से बनी रहे, और उनका शरीर भी जो है स्वस्थ रहे। तो साथ ही पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी हमारा जीवन का एक अहम पार्ट होता है साथियों, यानी कि खेल कूद भी एक अहम पार्ट होता है। तो ये हमारे इसको अच्छे से निभाएं सभी साथी। अपने बच्चों का पढ़ाई में भी उनका देख रेख करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और पढ़ाई के साथ साथ उनका जो शारीरिक क्षमता है, उनकी इम्यूनिटी पावर है, मानसिक संतुलन कैसा है बच्चे का, पढ़ने में तो नहीं है, कभी स्ट्रेस में तो नहीं आए हुए हैं, तो उनका ज़रूर ध्यान रखें और उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार रखें, ताकि वो अपनी दिल की बात शेयर कर सकें, और अपनी जो उनकी जो अंदर की अंदरूनी जो बातें हैं वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो सभी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो यानी स्ट्रेस वो न रहे दिमाग पर, और किसी प्रकार का बोझ वगैरह न रहे। अगर हमारा शरीर है वो ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे साथियों, और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और उनका कैसे ख्याल रखेंगे।
तो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों का भी पढ़ाई के साथ साथ उनका भी वो संतुलन देखे, शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है उनको, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो भी, तो उनको बनाए रखे, ताकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारे अंदरूनी जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक रहेगा, तो पढ़ाई में दिमाग भी और पढ़ाई भी अच्छे से अपने आप हो जाएगी। अगर हमारा दिमाग पर स्ट्रेस रहा तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और हमारा हम पढ़ भी नहीं सकेंगे और बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकेंगे अच्छे से। आपको काफ़ी बार अखबारों में देखा है भाई, फलाने डिस्ट्रिक्ट में बच्चे को कंपार्टमेंट आ गया था, तो माता पिता ने डांटा तो वो लापता हो गया। कहीं कोई कंपार्टमेंट आ गया, कोई 10th में फेल आ गया, तो उन्होंने और कुछ गलत कदम उठा लिए, तो क्योंकि वो ये सोचते हैं, पहले तो अपने माता पिता के साथ जो बातें हैं वो शेयर नहीं करते, न ही माता पिता उनके बारे में कुछ सोचते, वो तो सिर्फ एक रूम में उनको बंद कर देते हैं, बस तुम पढ़ो और तुम्हारे इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो वो अंदर पढ़ते तो हैं, पर जो उनका जो अंदरूनी जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, माइंड है, वो फ्रेश तो नहीं रहता। फ्रेश कैसे रहेगा जब एक कमरे में हम बैठे रहेंगे दिन रात 24 घंटे हम वहीं पर रहेंगे, तो बाहर की जैसे शुद्ध हवा है वो भी लग नहीं पाएगी साथियों हमारे, और जो नेचुरल जो हवा है वो हम नहीं ले सकते। एसी वैसे एसी लगे हुए हैं घरों में और पंखे भी लगे हुए हैं, बट ये एक नेचुरल हवा थोड़ी ना, शुद्ध थोड़ी नहीं है। ऑक्सीजन हमें जो नेचुरल है, जो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन तो नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम घंटे 2 घंटे बाद घूम कर आएँ और वो शुद्ध हवा हम लें, जिससे हमारा दिमाग भी फ्रेश रहे और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है घूमने फिरने से बहुत अच्छी बनती है, तो वो भी अच्छी बनी रहे, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे साथियों, तो और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार रखेंगे। तो अगर बच्चे आएंगे स्कूल से, क्या किया क्या नहीं किया उनके बारे में कुछ नहीं पूछना, बस आए गए, ऑफिस गए, आए चले गए, और उनसे कुछ नहीं पूछना, तो वो ना तो पढ़ेंगे ना लिखेंगे, और बस फिर उनका भविष्य तो अंधकार में हो ही जाएगा साथियों। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ भाई, यूट्यूब के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। आजकल तो स्कूल में सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, क्योंकि स्कूल में जो सरकारी स्कूल में टीचर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं साथियों, है ना, तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे जो दिलों में जो भावनाएं हैं, हम तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छे स्कूल में, वहाँ पर तो फीस तो बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें से 100 में से 50% आदमी ऐसे हैं जो उन स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा सकते। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होनहार हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़कर जाते हैं और अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाते हैं, क्योंकि उनका एक स्टैंड होता है भाई, मेरे को यहाँ ये करना है। पढ़ाई तो ऐसी सरकारी में होती है, ऐसी ही प्राइवेट में होती है, वही टीचर होते हैं। वहाँ ये तो है नहीं भाई कोई कुड़ी है वो घोड़ करके उसको पिला दी और उसका माइंड काम करने लग गया। माइंड काम करेगा तो सरकारी स्कूल के जो टीचर पढ़ाते हैं उनमें भी करेगा और प्राइवेट टीचर हैं उनमें भी करेगा। तो साथियों, मैं आज बहुत कुछ प्रयास कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने की, ताकि हमारा ब्लॉग है वो अच्छे से अच्छा बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और मैं सभी मेरे यूट्यूब जो फैमिली मेम्बर्स हैं
उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और जहाँ तक हो सके पूरा ब्लॉग है उसको देखने का कष्ट करें। देखते देखते काफ़ी जैसे कुछ मिर्च मसाला नहीं हो, ओनली अपन इस ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नाच गाना डांस वगैरह तो है नहीं, तो बोर तो हो ही जाते हैं। तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है भाई ज़्यादा से ज़्यादा है वो सभी लोग देखने का कष्ट करें। साथियों हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई, देखना ये ना देखना ये तो आप सब पर डिपेंड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी बार जैसे लोग शॉर्ट यूट्यूब वीडियो होते हैं उनको स्वाइप कर देते हैं, पूरा नहीं देखते, और लाइक कर जाते हैं देखते पूरे नहीं हैं। तो मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूँ भाई ये 15 से 20 सेकंड का ही एक वीडियो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का वीडियो होता है यूट्यूब पर शॉर्ट्स में। तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई साहब पूरा वीडियो देखें, स्वाइप न करें और लाइक देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद में लाइक करें। मेरे काफ़ी साथी ऐसे हैं जो मेरे अपने निजी हैं, वो बोल रहे हैं काफ़ी बार बोलते हैं हम तो लाइक तो कर देते हैं देखते नहीं हैं पूरा। मैं भाई लाइक करने से कुछ नहीं होता, देखो इसको पूरा देखने से जो होता है वही व्यू तो तभी जुड़ते हैं इसमें, तब हम पूरा वीडियो है वो देखते हैं। अगर हम स्वाइप करके लाइक करके चले जाते हैं तो इनसे हमारा व्यू नहीं जुड़ता है इसमें साथियों। तो मेरा सभी से निवेदन है साथियों भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कुछ खास टाइम नहीं लगता, 15 सेकंड होते हैं, हम चलते चलते भी देख सकते हैं, कहीं बस में बैठे हैं तो वहाँ देख लें, कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ देख लें। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है सुबह सुबह ही देखे आपका टाइम जब भी लगे, सुबह शाम दोपहर, शाम को सोते समय, सुबह उठते तब तो देख लें। और हमारे ऐसे वीडियो तो है नहीं जिसमें कोई अभद्र व्यवहार हो, जिसमें हमारे सभी वीडियो हैं वो हमारी संस्कृति के ऊपर ही हैं, ताकि हमारी संस्कृति भी बनी रहे साथियों। तो साथियों आज मैंने अपनी संस्कृति के बारे में, जैसे गौ माता की सेवा के बारे में, कीड़ी नाड़ के बारे में और आवारा पशुओं के बारे में, जैसे जीव जंतुओं के बारे में भी बताया, और अपने बच्चों के बारे में जैसे जो भी कुछ बताया है, मेरे को जैसे आया है वैसे मैंने आपको बताया है। तो कहीं भी आपको मेरी कुछ छोटी मोटी कुछ भी गलती दिखाई दे, सुनाई दे, तो प्लीज़ आप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें और बताएं। कोई अगर गलती मेरे से हुई है तो मैं उनसे उसको सुधारने की भी कोशिश करूँगा और आगे से ऐसी गलती न करने की कोशिश करूँगा, ताकि भविष्य में मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। तो सभी साथी मेरा सहयोग करें और मेरे को बताए भाई आपने ये सही किया है, ये सही नहीं किया, आपको कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए। तो टाइम लगता है तो साथियों काफ़ी बार बच्चों के साथ भी जैसे हम ब्लॉग बना लेते हैं, बट टाइम लगता नहीं है क्योंकि काम भी तो ज़रूरी होता है, और यूट्यूब को हम काफ़ी कम समय दे रहे हैं साथियों, क्योंकि टाइम नहीं रहता, काम भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाने हैं, बहुत से काम हो जाते हैं गृहस्थी में। तो गृहस्थी भी एक धर्म है साथियों। हमारे संसार में जो गृहस्थी धर्म है इसको सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जो साथी इससे निकल जाता है उसको हर चीज़ का नॉलेज होती है। गृहस्थी धर्म से जो निकल गया उसको हर चीज़ की नॉलेज हो सकती है साथियों। तो मेरा निवेदन है भाई अपने अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को खुशी हंसी के साथ सुख में मनाए, ताकि हमारा जीवन भी अच्छे तरीके से निकलता रहे।
और किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। तो साथियों और अपने गृहस्थ में जैसे बूढ़े माँ बाप हैं, अपने दादा दादी हैं, अपने से जो भी बड़े हैं उनकी इसमें रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आगे चलकर हमें भी तो बूढ़ा होना है। तो हमारी भी तो औलाद देखती है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमारे दादा दादी की सेवा कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे कर रही है। तो हम जैसा व्यवहार करेंगे तो हमारे भी जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार आगे चलकर करेंगे। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना है वो सब अपने ऊपर डिपेंड है साथियों। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो साथियों और भी काफ़ी कुछ है, मैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज ये ब्लॉग बना के देख रहा हूँ, अकेला बैठा था तो मैंने सोचा चलो आज अकेले में एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं साथियों। तो साथियों जो गलती मेरे से हुई हो उन्हें मेरे से ज़रूर बताना, तो आपसे निवेदन है। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत। और आगे आपको मिलते हैं फिर, जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए हम हाजिर होंगे, और हम जो हमारे दिल और दिमाग में जो बातें हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे। और यूट्यूब पर आकर हमें बहुत कुछ सीखा है, इस प्लेटफॉर्म तक हम आए हैं। तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनको बहुत ही मैं उनका आभारी व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।